हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ एक बार लेकर फिर से पॉलिटी का एक खास अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 14 संविधान की जान आप कह सकते हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। व्यक्ति का संदर्भ क्या है? व्यक्ति का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों लोगों के लिए यहाँ पे बात की गई। जहाँ भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्ति का प्रयोग किया गया है तो उस व्यक्ति का मतलब है विदेशी नागरिक भी हो सकता है और भारत का नागरिक भी हो सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है। और आपके बात बता दूं मैं यहाँ कि हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 14 की, जो कि अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का एक पूरा टॉपिक है जो संविधान के भाग नंबर 3 में पाया जाता है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 14 पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आइएगा देखते हैं। पहला यहाँ पे जो हेडिंग है क्या है? विधि के समक्ष समानता। सिर्फ अगर हम मेन हेडिंग की बात करें तो अनुच्छेद 14 की जो मेन हेडिंग है वो बस इतनी ही है, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब कानून, कानून के सामने क्या होगी? समता होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसी का थोड़ा सा डिटेल दिया गया, विवरण दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अनुच्छेद में बस इतना ही दिया गया है, लिखा गया है राज्य, और राज्य की डेफिनेशन आपने अनुच्छेद 12 में पढ़ रखी है। वहां पे कहा गया है केंद्र वाला, राज्य वाला और आपके जो ग्राम पंचायत हैं और सभी लीगल अथॉरिटी, इन सभी के जो भी व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं, सभी राज्य कही जाएंगी। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो वही कह रहा राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र का मतलब संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत का मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर वो राज्य हो या फिर कोई क्षेत्र हम जीत कर अपने भारत में शामिल करें, सभी शामिल हो जाते हैं राज्य क्षेत्र में। राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति, देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज है? व्यक्ति। व्यक्ति में एक चीज याद रखनी है कि इसमें हमारे भारत के सभी नागरिक के अलावा दूसरा एक तरीका क्या हो जाएगा? विदेशी। विदेशी, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, शत्रु देश वाले जो होते हैं ना, घुसपैठिया, उनके लिए ये नियम वाला अपन लागू नहीं करते हैं। यहां पे ध्यान रखना है। व्यक्ति का मतलब भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक को विधि के समक्ष समता, एक शब्द है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इतनी ही बात यहां पे लिखी गई है। लेकिन समय के साथ हम धीरे धीरे क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट है और भारत सरकार है, और जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा में जब इस सेंटेंस को रखा गया तो उस पर जो डिबेट डिस्कशन हुआ, संविधान निर्माताओं ने जो इसके बारे में जानकारी दी उसे हम संदर्भ मानकर आगे अब तक इस कानून को लागू किया जा रहा है। अगर मैं इसके आगे चलूंगा, अभी आपको बताऊंगा विधि के समक्ष समानता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है, डिटेल में है, हम पूरी बात समझेंगे। इसका जिक्र संविधान के आगे अनुच्छेदों में भी दिया गया है। लेकिन आप अपनी समझ के लिए हम आगे बढ़ें उससे पहले अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिएगा, कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। कानून सबके लिए क्या है? समान है, इक्वल है। कहने का मतलब क्या है? मैं आपको बस छोटे से शब्द में बता दूं। जैसे मान लीजिएगा कि एक ये हाईवे है। हाईवे का मतलब हो गया चलने वाली एक सड़क है जिसमें सभी लोग चलेंगे। अब सभी लोग चलेंगे का मतलब यह है कि इसमें ट्रक भी चलेगा और इसमें कार भी चलेगी, इसमें बाइक भी चलेगी, साइकिल भी चलेगा, इंसान भी चलेगा, सभी लोग चलेंगे, किसी को मना नहीं किया जाएगा। किसी का मतलब क्या है? इसमें विदेशी व्यक्ति है उसे भी चलने का मिलेगा काम, इसके साथ साथ अगर देशी है तो उसे भी मिलेगा, अगर सरकारी व्यक्ति है तो सरकारी व्यक्ति को भी मिलेगा, और अगर गैर सरकारी है तो उसे भी इस सड़क का प्रयोग करने का अधिकार है। लेकिन उस सड़क के कुछ रूल हो सकते हैं कि अगर सरकार जाएगी, जैसे मान लीजिएगा राष्ट्रपति जा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें जो टूल लग रहा हो वो उनके लिए ना लगे, वो नियम अलग है। लेकिन विधि का मतलब नियम, नियम का मतलब सबके लिए समान है। जैसे मान लीजिएगा कि अगर भारत में कोई ये कानून बनाया गया कि बिना हेलमेट के अगर आप बाइक चलाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर जुर्माने की राशि 1000 रुपया है तो फिर वो 1000 रुपया सबके लिए होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का नागरिक उस जगह पे पकड़ा जाए, चाहे वो केरल का नागरिक पकड़ा जाए या यूपी का नागरिक। हो सकता है हर राज्य अपने अपने क्षेत्र में ट्रैफिक नियम अलग अलग बना रखा हो। जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पे अगर आप पहली बार हेलमेट लगाए बिना मिल जाते तो छोड़ देते हैं या 100 रुपए का चालान होता है। कई ऐसे राज्य जहां पर 1000 रुपए का चालान होता है।
तो आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, इससे मतलब नहीं है। जहां पर आपने गलती की है, वहां पर जिस नियम को आपने तोड़ा है, उसी नियम के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, उससे ज्यादा और उससे कम मिलने वाली नहीं है। यह समानता की बात, कानून की नजर में हर समय आप बराबर रहोगे, अनुच्छेद 14 यही कहता है। आइएगा, अब हम बात करते हैं, ये जो दो शब्द थे, दो शब्दों के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो पहले शब्द लेते हैं, विधि के समक्ष हमारा क्या है, समता। विधि का मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष समानता। कानून का मतलब रूल्स, मतलब नियम, और इनकी नजर में हमें सकारात्मक चीजों को देखना है। ये जो आपका कानून है, दरअसल अगर यहाँ पे इस नियम को देखें, कानून के समक्ष समानता, तो दिया गया डायसी के द्वारा। एक विचारक है डायसी, यूके के यानी कि ब्रिटेन के, इन्होंने इस अवधारणा को दिया, और ये अवधारणा देखने में नकारात्मक है लेकिन अर्थ इसका सकारात्मक होता है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिएगा कि आपके घर में खाना बनाया गया और खाना बनाने में दाल में नमक ज़्यादा हो गया। दादा खाना खा रहे थे और किसी ने पूछा नमक कैसा है, तो दादा ने कहा नमक कम है थोड़ा। नमक था ज़्यादा लेकिन बोला गया कम। इसका मतलब क्या है, देखने में हो सकता है ये सकारात्मक हो लेकिन इसका अर्थ क्या है, नकारात्मक। उसी तरह से यहाँ पे शब्द तो यूज है नकारात्मक, देखने में लगेगा कि यहाँ पे हमारे खिलाफ चीजें हो रही हैं, लेकिन दरअसल वो खिलाफ नहीं होती, वो सकारात्मक ही होती है, सही ही होती हैं। तो कहने का मतलब यह एक नकारात्मक अवधारणा देखने में लगेगी लेकिन होगी आपकी सकारात्मक। यही संविधान के जो शब्द हैं उनको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। आगे देखेंगे इसका अध्ययन क्या है, इसका मतलब क्या, विशेषाधिकार का ना होना। अगर हम सबसे कह रहे हैं कि सभी के लिए कानून समान है, तो वहां पे फिर नहीं होने का मतलब क्या है, ये नकारात्मक हो गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी को हम अलग से, जैसे मान लीजिएगा आप हमारे यहाँ शादी में आए 15-20 लोग, तो कुछ लोगों को हमने बर्फी गुलाब जामुन दे दिया और कुछ लोगों को हमने केवल लड्डू पकड़ा दिया। तो यहाँ जिनको हमने दिया था रसगुल्ला गुलाब जामुन, तो उनके प्रति विशेषाधिकार था और बाकियों के प्रति विशेषाधिकार नहीं था, सामान्य थे। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे देश में विशेषाधिकार नहीं होगा, क्योंकि नहीं शब्द प्रयोग है इसलिए इसको कहा जाता है नकारात्मक। लेकिन है अच्छा कि भाई सबको हम लड्डू ही देंगे या सबको हम गुलाब जामुन ही देने वाले हैं। अब इसके बारे में बताया क्या गया, यह ब्रिटेन से लिया गया। इसके प्रणेता कौन है, डायसी। अब इन्होंने बताया क्या इस नियम के बारे में कि कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। जैसे मान लीजिएगा कि अगर सिद्धू ने कोई अपराध किया है तो 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, सजा मिलेगी तो मिलेगी। कोई विशेष अधिकार उनके पास नहीं है कि भाई हम बीच में हमने कुछ दिन तक मंत्री का पद संभाला, हमने केंद्र में अध्यक्ष का पद संभाला, केंद्र में हमने बहुत दिन तक सांसद रहे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी विशेषाधिकार आपको बचाने वाला नहीं है। दूसरी बात, साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक आदमी है, उसने अपने घर में लड़ाई की और उसकी वाइफ की डेथ हो गई या उसकी वाइफ ने जहर खा के सुसाइड कर लिया, तो उनके यहाँ पे जो दहेज का मुकदमा बनेगा, अगर उनके यहाँ 7 साल का नियम है कि 7 साल तक अगर कोई औरत फांसी लगा लेती है और लेटर में लिख देती मुझे दहेज के लिए परेशान किया गया, तो वहाँ पे उन्हें सजा मिलेगी। तो अगर कोई दूसरा आदमी है, उसके यहाँ भी 7 साल के अंदर कोई ऐसा केस होता तो वहाँ भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी पहले वाली को मिली है। सिंपल से शब्दों में समझो कि अगर आपने काले हिरन को मार दिया है, तो चाहे आप सलमान खान हो, चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, या फिर आप कोई भी साधारण इंसान हो, सजा उतनी ही मिलने वाली है। ना किसी को सजा ज्यादा मिलेगी, ना किसी को सजा कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहा गया साधारण विधि, सिंपल जो कानून है जो हमने बना रखे हैं, उन कानून के तहत सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, चाहे आप कोई भी हो, भारत में हो या विदेश से बहुत से लोग घूमने आते हैं, उन्होंने कोई गलती कर दी तो वही सजा उन्हें भी मिलने वाली है जो भारत के नागरिकों को मिलने वाली है। आगे क्या कहा गया, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है का मतलब क्या है, आपने मूवी में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए अगर राजकुमार है, कई मूवी में ऐसा दिखाया गया कि राजकुमार जैसे ही अदालत के सामने आते तो जज अपना डिसीजन बदल देता है, मतलब उनको देखते ही उसने अपना डिसीजन बदल दिया, उनके पास पावर ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ बताइए कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और लोग क्या कहते हैं, मेरा वचन ही है शासन। शायद आपने सुना होगा, एक मूवी है बाहुबली, उसमें औरत कहती है मेरा वचन ही है शासन, जो मैं बोलूँगी वही लागू होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ कानून बनाए गए हैं, हर व्यक्ति के लिए कानून समान होने वाले हैं, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई भेदभाव होने वाला नहीं है। ऊंच नीच, गरीब अमीर, अधिकारी गैर अधिकारी का कोई भेदभाव नहीं होगा।
जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राम प्रधान जब पहुंचा जज के सामने तो उसने तेजी से अपना डंडा ठोका, जज ने डिसीजन ही बदल दिया। तो ऐसा कोई काम होने वाला नहीं है। गलती की है तो सजा मिलेगी। आसाराम बापू, कितने लोग उनके समर्थक, आज भी बहुत जगहों पे उनके शिविर चल रहे हैं, उनके स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे वो बच्चों को वेद की शिक्षा देते हैं। बहुत से प्रकांड विद्वान हिंदी के, संस्कृत के, हिंदी के वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनके खिलाफ एक एविडेंस मिला और वो प्रूव्ड एविडेंस था, इस वजह से उन्हें सजा मिली है, तो भाई उनको जेल रहना पड़ेगा, बचने का कोई तरीका नहीं है। जैसे आप देख लीजिएगा लालू जी को ऊपर भी चारा घोटाले में एविडेंस मिला तो जेल जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, बचाने वाला कोई नहीं, और वो जेल गए और फिर जेल जाना ही पड़ेगा। तो वही बात है, अधिकारी गैर अधिकारी, गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। एक बार और मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। दरअसल हुआ क्या, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी काम के लिए अंबानी जी को बुलाया था और 7 दिन का नोटिस दिया था कि 7 दिन में आपको आना, अगर नहीं आओगे तो 15,000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए का फाइन था। तो अब सुप्रीम कोर्ट की या तो बात मानो या तो 1500 करोड़ रुपए जो भी था, कुछ अमाउंट था, वो फाइन देना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो नियम है, नियमों में किसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, सबके लिए बराबर होंगे। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, क्योंकि ये नकारात्मक है तो इसके कुछ क्या है, अपवाद भी हैं, जिन पर यह नियम लागू नहीं होगा, जो कानून की नजर में बराबर देखने में नहीं होंगे। जैसे जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, अनुच्छेद आपको पढ़ाऊंगा 361, वहां पे लिखा गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद जो होते हैं, इनके लिए कुछ अलग से प्रावधान होते हैं। कौन से प्रावधान अलग से होते हैं? जैसे मान लीजिएगा इन्होंने अपने पद पर रहते हुए किसी काम को पूरा करना है, तो किसी काम को पूरा करने के लिए हो सकता है इन्हें डिसीजन अपने हिसाब से लेना पड़े, या इन्होंने कोई दूसरा डिसीजन लिया हो अपने पद पर रहते हुए, तो चूंकि डिसीजन इन्होंने नहीं के द्वारा लिया गया है, तो उस पर इनकी कोई जिम्मेदारी होने वाली नहीं है। वही बात यहां पे बताई गई, लिए गए निर्णय के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होती। जैसे मान लीजिएगा कि एक बिल आया, स्पीड पोस्ट का बिल, 1985-86 में ये ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उनके पास रहा, लेकिन उन्होंने उसमें वीटो पावर लगा के रोक रखा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं कह सकता भाई तुम बिल में साइन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा काम है साइन करना। नहीं, वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जब मर्जी होगी तब साइन करेगा, नहीं मर्जी होगी तो साइन नहीं करेगा। ये विशेषाधिकार है, प्रिविलेज पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और गवर्नर के पास भी ऐसी शक्तियां होती हैं, अनुच्छेद 361 में आगे लिखा गया है। तो पहले अनुच्छेद 14 में कहा गया कि कानून का समान संरक्षण होगा, लेकिन इसी बात को आगे और क्लियर किया गया 361 में कि भाई राष्ट्रपति वाले में यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरी एक बात यहां पे, दूसरा सबसे शानदार है, कार्यकाल के दौरान अगर आपराधिक मामला होता है तो कोई भी सजा होने वाली नहीं है। आपराधिक मामले का मतलब क्या होता है? जैसे किसी की आपने हत्या कर दी, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने डंडा मार दिया, किसी को गोली मार दी, गला दबा के हत्या कर दी, तो ऐसे किसी भी केस पर इनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। जैसे मान लीजिएगा, इसी कहानी में क्लास में सुनाता हूं कि मान लीजिएगा कोई एक आदमी है और आपको बहुत पसंद है, आप राष्ट्रपति हो, आपको बहुत पसंद है, आपने उसे बुलाया और आप उसका खून पीने लगे, वो मर गया। वो जाके FIR करने जाएगा तो कोई भी कोर्ट, कोई भी थाना राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी यहां पे FIR लिखने वाला नहीं है। ये बात अनुच्छेद 14 और 361 के तहत तो सही है, लेकिन अब इसको ये मत समझ लेना कि यार राष्ट्रपति तो फिर बच गया, किसी को भी गोली मार के हत्या कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 21 पढ़ोगे तो वहां पे फिर से लिखा गया है कि भाई आपको आपके मरने के पहले जो मतलब रियल आपकी डेथ है, जो वास्तविक मृत्यु है, उससे पहले कोई आपको मार नहीं सकता, और आपको तो राष्ट्रपति ने मार दिया था, तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन उसका तरीका हो सकता है अनुच्छेद 61 हो सकता है अनुच्छेद 56 हो, वो आगे डिटेल में मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहां पे आप बस इतना समझो, आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई इन 2 अनुच्छेद के तहत नहीं होने वाली। इसका रीजन है, जैसे मान लीजिएगा हम ये मान के चलते हैं कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में हजारों हजार सैनिक लगे हैं, वो क्यों किसी को एक थप्पड़ मारेगा? अगर आपने एक अपशब्द भी बोला राष्ट्रपति के खिलाफ तो वो जो उसके सिक्योरिटी गार्ड होते खुद ही आपको गोली मार के खत्म कर देंगे। तो राष्ट्रपति को मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए यह माना जाता है कि किसी भी आपराधिक केस में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होती। हाँ, दीवानी काम कर सकते हैं। दीवानी काम जैसे मैं एक राष्ट्रपति हूं, मेरा घर कानपुर में है, तो मैंने कानपुर में अपने घर के आसपास जो तालाबी जमीन थी, तालाब था, उस तालाब को मिट्टी से डाल के पूरा कंप्लीट करवा के वहां खेती करानी शुरू कर दी, और वहां के DM SDM को फोन करके कहा वो जमीन मेरे नाम कर दो। तो ऐसे गलत काम मैं कर सकता हूं। मैं दहेज के लिए फोन कर सकता हूं अपनी ससुराल में कि भाई अब तो मैं राष्ट्रपति बन गया, आपने तब मुझे दहेज नहीं दिया था, मेरी भैंस बाकी, मेरी भैंस मुझे दो दहेज वाली। ऐसे मामले में हमारे खिलाफ
हो सकती है कार्रवाई, लेकिन 2 महीने का कम से कम क्या होना चाहिए, यहां 2 माह का नोटिस दिया जाना जरूरी है कि भैया आपके खिलाफ एक केस होने वाला है। ये दीवानी मामले होते हैं, सिविल केस कहते हैं, ये हो सकते हैं, पैसे का मामला और सामान्य तरीके से ऐसे कुछ केस हो सकते हैं उनमें, लेकिन तरीका है 2 महीने का नोटिस। और एक बात, इनके खिलाफ कभी भी परमादेश रिट जारी नहीं होता। परमादेश रिट क्या होता है, जब कोई भी सरकारी अधिकारी जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है वह उस कार्य को नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके खिलाफ मैंडामस रिट जारी करते हैं, परमादेश रिट जारी करते हैं कि भैया आपकी नियुक्ति हुई थी चुनाव कराने की, तो चुनाव कराने काहे नहीं गए, स्कूल पढ़ाने के लिए नौकरी लगी थी, स्कूल पढ़ाने काहे को नहीं गए। ऐसे के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट रिट जारी करता है। लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ कोई भी रिट जारी होने वाली नहीं है। क्यों जारी होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके लिए ये प्रिविलेज दिया गया है अनुच्छेद नंबर 361 में, इच्छा होगी तो काम करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। यही तरीके आपको मिले हैं सांसद को, यही विधायक को और यही न्यायालय को मिले। जैसे सांसद में देखते हैं, सांसदों में क्या होता है, जब संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली होती है तो उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो हमें पहले स्पीकर से पूछना पड़ेगा कि इनको पकड़ लें क्या। स्पीकर बोलेगा, एग्री करेगा, सभापति सहमति देंगे कि हाँ पकड़ लो, तभी पकड़ा जाएगा, अदरवाइज इनको पकड़ा नहीं जाता। सदन के अंदर आप देखते हो कि कई बार जूता चप्पल चल जाता है, सदन में कई बार एक दूसरे के पेज फाड़ दिए जाते हैं, एक दूसरे को बोलने से मना कर दिया जाता है, चाकू दिखा दिए जाते हैं, आरडीएक्स मिल जाता है, पैसे की बोरियां मिल जाती हैं, लोग पोर्न वीडियो देखते हुए मिल जाते हैं। ऐसे बहुत से केस संसद में हमारे घटते रहते हैं। ऐसे मामले में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है कि यार तुमको तो हमने कानून बनाने के लिए भेजा था और तुम वहां बैठ के क्या करो, मिर्च पाउडर डाल रहे हो एक दूसरे की आंख में। नहीं, ऐसा कुछ होने वाला इनके खिलाफ नहीं है। इन्हें छूट प्राप्त होती है, आप पढ़ेंगे विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, वहां पे आपको मिल जाएगा। छूट दी गई थी कि आप बिना डरे अपनी बात रख सको, लेकिन कई बार इसका मिसयूज हो जाता है जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। खैर वो बात अलग है। सांसद और विधायक को अगर मिला तो इसी तरह से न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको भी मिला। जैसे मान लीजिएगा, एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं, बहुत सिंपल सा, कि सपोज करिएगा कि मैंने एक कोई अपराध किया, मैंने कोई एक अपराध किया और इस अपराध के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा दे दी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं फांसी की सजा लेके वहीं पे मर जाऊंगा, फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेरे पास पैसा था और मुझे लगा कि मेरी पहुंच है, तो मैं अपना केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कहां ले जाऊंगा, हाई कोर्ट लेके जाऊंगा। हाई कोर्ट वाला हो सकता है कुछ और नए तरीके से, कुछ और नए एविडेंस से इस फांसी की सजा को किसमें बदल दे, आजीवन कारागार में बदल दे। हो सकता है इससे भी मुझे अच्छा ना लगे, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं और सुप्रीम कोर्ट मुझे फ्री कर दे कि आपके खिलाफ साजिश की गई थी और आप पूरी तरह से क्या हो, गैर अपराधी हो या अपराधी नहीं हो। अगर मैं इसी की बात मान लेता, इसी जज की, तो अब तक तो मैं मर चुका होता, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं बच गया। क्या ये जो जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, क्या उसने मुझे गलत सजा दी थी? तो वही कहा गया, जितने एविडेंस, जो साक्ष्य उनके पास थे, उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने उस समय सजा दी थी, इस वजह से वह कोई सजा का अधिकारी नहीं है। यह बात यहां पे कही गई है, न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त विशेषाधिकार। नहीं तो ये किसी को सजा ही नहीं देंगे, सबसे डरने लगेंगे कि यार हम उसको सजा देंगे तो वो बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास बहुत सारे गुंडे हैं, वो फिर मुझे ही मार देगा। तो इन लोगों के लिए भारत सरकार ने अलग से इनकी सुरक्षा के लिए इनको पावर दे रखी है कि ये ऐसे काम, ऐसे डिसीजन ले सके बिना किसी से डरे हुए। इसी तरह से जो विदेशी कूटनीतिज्ञ होते हैं, इन्हें भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई आईएफएस की नौकरी में हो गया और 3-4 साल लगातार विदेश में रह गया, तो भारत तो आया ही नहीं और भारत में उसने वोटिंग भी नहीं की, तो उसकी नागरिकता भी छीनने का खतरा है कि वो भारत आ ही नहीं रहा, तो हो सकता है भारत का नागरिक ना हो। उसके बच्चे विदेश में पैदा होंगे तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, वो कहाँ के नागरिक होंगे। तो ऐसे कुछ विशेषाधिकार इसके हिसाब से, अनुच्छेद 14 के हिसाब से इनको अलग से दिए गए कि आप टेंशन मत लो, देश की सेवा करो, हम आपको अलग से अधिकार दे रहे हैं। और इसे कहा जाता है कानून के समक्ष समानता, जहां पर ये नकारात्मक अवधारणा थी जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे आप कहते हो कानूनों को क्या है, समान संरक्षण। ये क्या होती है, ये सकारात्मक अवधारणा है। और ये सकारात्मक अवधारणा ली कहां से गई है, अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है, शायद कहीं लिखा भी होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना या आनुपातिक समानता के विचार पर आधारित है तथा अमेरिका से ली गई है। इसे समझो, एक जज है,
जज कुर्सी में अपने बैठा है, एक साइड में मोदी जी खड़े हैं एक कटघरे में, सपोज दैट उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री कोई खड़ा है, और एक साइड में कोई गरीब आदमी खड़ा है। तो अब इन दोनों के लिए उसे सजा देनी है, तो वो सजा देने में क्या करेगा? मोदी जी को देख के क्या डर जाएगा, हमेशा उस गरीब आदमी को सजा देगा, या ज्यादा गुस्से में आ गया, उस सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ उसके अंदर से है, तो वो मोदी जी को ही सजा देगा, इसको सजा नहीं देगा। तो ये प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। और आपने देखा होगा कि जो जज होता है उसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी के बगल में एक औरत होती है जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है काले रंग की, जिसे कहते हैं न्याय की देवी। वो हाथ में तराजू लिए रहती है। उसका मतलब यह है कि देखो भाई, आप राजा हो, आप रंक हो, आप रंक हो, आप राजा हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे कान से सुनना है, आंख से देखना नहीं है। मैं कान से सुनूंगा या सुनूंगी, जो सही है उसे मैंने अपने कान में लेना है, और जो नियम भारत सरकार ने बनाए, जो मेरे माइंड में सेट है, उसके हिसाब से मुंह से सजा दे देनी है। इसके अलावा दूसरा मेरा कोई मतलब नहीं है। आप राजा हो, आप कुछ भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। आगे है, उच्चतम न्यायालय ने एक बात और मानी है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार हो, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। हो सकता है कई बार कि ऐसा भेदभाव हो जाए कि आपकी बाइक से एक गरीब आदमी मर गया, जिसके पास ना खेत है ना जमीन है, बस वो जी रहा था, उसका एक बच्चा था, तो हो सकता है उस आदमी के लिए फाइन पड़े 5 लाख 6 लाख। लेकिन आपकी बाइक से एक बहुत रईस आदमी मर गया, उसके पास बहुत सारा खेत था, बहुत सारी संपत्ति थी, तो अब जब आपके ऊपर फाइन पड़ेगी तो हो सकता है 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए आपको फाइन देना पड़ जाए, क्योंकि जो आदमी की डेथ हुई वह अभी और ज्यादा पैसे कमाने वाला था, उसके घर परिवार में उसकी अभी अहमियत और ज्यादा थी, वो और ज्यादा इनकम का सोर्स रहा होगा। तो समय के हिसाब से सजाएं भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे ही तो हमारे दादा भी मरे थे, उनको तो 4 ही लाख मिला, और ये मर गए तो इनको 20 लाख क्यों मिला। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है कि भाई अनुच्छेद 14 जो है ये जहां लागू होगा, अगर ऊंच नीच का है, समान असमान का है, तो उसे अनुच्छेद 14 नहीं माना जाएगा। इसके अलावा क्या बताया गया अनुच्छेद 14 में, और कुछ खास बातें क्या बताई गई। समय के साथ जब समस्याएं आई तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीजें बताई। क्या बताई कि यदि कोई राज्य विधानमंडल नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई भी नियम बनाता है, और वह अनुच्छेद 39B 39C का प्रयोग किया गया है, 39B और C में क्या आप देखेंगे वहां पे रोजगार से संबंधित है, अगर ऐसे अनुच्छेदों को वहां पे दबाया जा रहा है तो यह माना जाएगा कि यहां पर अनुच्छेद 14 नीचे है और 39B और C ऊपर रहेगा। वैसे डीपीएसपी लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं लेता। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ चर्चा आ जाए 39B और 39C की, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये अनुच्छेद 14 से ऊपर है। अनुच्छेद 14 तब लागू नहीं होगा जब अनुच्छेद 39B और 39C के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा, कोई भी नियम बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 31C या गा, ये जब भी लागू होगा तो अनुच्छेद 14 वहां पे लागू नहीं होगा। आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 31C, क्योंकि अनुच्छेद 31 तो हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 31C जो है वो आपको क्या करना है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाऊंगा संपत्ति से संबंधित है, कौन किसकी खरीद सकता है, कौन किसकी बेच सकता है, इससे रिलेटेड ही है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 31C 39B 39C अगर आता है तो वहां 14 अनुच्छेद नीचे हो जाता है, ये अनुच्छेद उससे क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी है, संविधान में कहीं लिखा नहीं गया। तो फिलहाल अनुच्छेद 14 के लिए इतनी सारी बातें आपने देख ली, सीख ली, समझ ली। इसी तरह से आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 15 और 16। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।